हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी, पेनी कंपनी है, जिसके ऊपर हम आज फुल एनालिसिस करने वाले हैं। देखो गाइज, इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड स्टॉक के ऊपर एक फुल एनालिसिस वीडियो बनाओ। तो चलो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। पूरी डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बिजनेस को समझते हैं कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर तो आप सभी को पता होगा ही, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कंपनी का नेम है सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 2015। सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing solar inverters, online UPS systems, ईवी चार्जर्स एंड लीड एसिड बैटरीज। तो देखो, ये जो कंपनी है ये सोलर इन्वर्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ईवी चार्जर्स बनाती है एंड लीड एसिड बैटरीज बनाती है। तो इस प्रकार की इनकी बिजनेस है। बेसिकली ग्रीन सेक्टर के अंदर इनका बिजनेस चलता है। बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, ACL started as a design engineering and solar EPC कंपनी। तो देखो, ये जो कंपनी है ये स्टार्ट हुई थी EPC के क्षेत्र के साथ, सोलर EPC के क्षेत्र के साथ, लेकिन फिर यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं, और भी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। एंड नाउ मैन्युफैक्चर्स सोलर इन्वर्टर्स, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम्स, ईवी चार्जर्स एंड लीड एसिड बैटरीज। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं कंपनी के अंदर। यहाँ पर देखो, सोलर इन्वर्टर्स है ये कंपनी की। उसके बाद यहाँ पर रूफटॉप सोलर, फिर यहाँ पर पीवी मॉड्यूल। देखो, यहाँ पर ये सब के अंदर कंपनी की बिजनेस चलती है। और यहाँ पर देखो, ये ऑनलाइन यूपीएस है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। एंड लीड एसिड बैटरी जो है ये भी मैन्युफैक्चर करती है। फिर यहाँ पर सेल्ट्रिक स्विच गियर्स एंड वायर्स। तो ये सब कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है। अब देखो, यहाँ पर सोलर के अंदर बात करें तो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। सोलर पैनल्स की जो ईपीसी की काम होती है, सोलर ईपीसी का जो काम होता है उसके अंदर ये काम करती है। ठीक है, मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देखो ये सब प्रोडक्ट्स की होती है, लीड एसिड बैटरीज, ईवी चार्जर्स एंड जो हमने देखा था ऑनलाइन यूपीएस, ये सब। ठीक है, अब देखो बिजनेस डिवीजन, बैटरी डिवीजन के अंदर देखें तो लिखा हुआ है द कंपनी प्रोड्यूसेज लीड एसिड बैटरीज ऑफ वेरिंग कैपेसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 12 वोल्ट्स 40 एम्पियर आवर्स टू 12 वोल्ट्स 300 एम्पियर आवर्स। तो ये यहाँ पर कैपेसिटी की रेंज बताई जा रही है इनके लीड एसिड बैटरीज में। ईपीसी डिवीजन की बात करें तो देखो, कंपनी इज एन इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ऑफरिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी सर्विसेज। इट्स सर्विसेज इंक्लूड डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड पावर प्लांट्स। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी हैज कमीशनड 50 प्लस लार्ज सोलर प्रोजेक्ट्स इन लास्ट 8 ईयर्स। लास्ट 8 ईयर्स में यहाँ पर 50 प्लस लार्ज सोलर प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए हैं कंपनी के अंदर। सम ऑफ देयर कमीशनड प्रोजेक्ट्स आर फॉर कस्टमर्स लाइक इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज। देखो यार, थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी पक्षियों की, क्या कर सकते हैं यार, नेचर है, नेचर का आनंद लो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना कि बैकग्राउंड में नॉइज है। देखो, ये सब जो कंपनीज हैं, इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज, डीएलएफ, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, एली लिली, मोदी जीरोक्स, वीएन डायर्स, उसके बाद वीएन डायर्स एंड टेक्सटाइल्स, द आईटीसी होटल्स दिल्ली। तो ये सब कुछ बड़े कंपनीज हैं जिनके लिए यहाँ पर ईपीसी प्रोजेक्ट का काम की है इस कंपनी ने। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। ई व्हीकल्स की यहाँ पर बात की जा रही है। सन गार्नर हैज ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ WMI कोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV व्हीकल्स विच इज करेंटली इन द प्रोटोटाइप स्टेज अवेटिंग फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV व्हीकल्स। तो देखो, EV व्हीकल्स की जो फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये भी स्टार्ट कंपनी करने वाली है।
उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो इट हैज़ 6 सर्विस सेंटर्स इन इंडिया, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, असम एंड बंगाल। एज ऑफ अगस्त 1, 2023 इट हैड 54 एम्प्लॉयज ऑन इट्स पेरोल। तो यहाँ पर ये रहे इनके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। काफ़ी छोटी कंपनी है, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस देखने को मिले हमें पूरे वर्ल्ड वाइड। छोटी कंपनी है, तो इससे आप अंदाज़ा खुद से भी लगा सकते हो। Company is in the process of expanding their geographical footprint by appointing additional 500 franchises to cover all major Indian districts by end of 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें ये एडिशनल 500 फ्रेंचाइजीज ऐड कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है और भी कुछ चीज़ है। Also, Sungarner has started exports in the last 2 years, exporting products to Nigeria, Lebanon, Nepal, दुबई एंड भूटान। तो देखो सनगार्नर कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है दूसरे कंट्रीज में। यहाँ पर देख सकते हो पिछले 2 सालों में ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किए हैं। काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो 69% है इन FY23 वर्सेज 75.5% इन FY22। तो FY22 के मुकाबले में 23 के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो कम होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर टॉप 5 कस्टमर्स में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर 83% की रेवेन्यू आती है कंपनी की टॉप 10 कस्टमर से। अगर हम FY22 की बात करें तो 22 में 89% थी। यहाँ भी अच्छी बात है कि चलो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, डिपेंडेंसी कम हो रही है। एंड फिर यहाँ पर टॉप 5 सप्लायर्स की बात करें तो टॉप 5 सप्लायर से 47% की रेवेन्यू आती है कंपनी की, पहले थी यहाँ पर 88%। अगर यहाँ पर हम टॉप 10 सप्लायर्स की बात करें तो टॉप 10 सप्लायर से 63% की रेवेन्यू आती है FY23 के अकॉर्डिंग। पहले यहाँ पर टॉप 10 सप्लायर से आते थे 100% इन FY22। अभी भी देखें तो यहाँ पर रिस्क है कि टॉप 5 जो सप्लायर्स हैं इनमें 47% है। इनमें 1-2 जो सप्लायर्स हैं वो अगर इधर-उधर हो जाते हैं तो फिर इनकी जो रेवेन्यू है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर हम टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो टॉप 5 कस्टमर्स में भी यहाँ पर देख सकते हो, टॉप 10 कस्टमर्स में भी यहाँ पर देख सकते हो अभी भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है ये टॉप 5 कस्टमर्स एंड टॉप 10 कस्टमर्स के अंदर। तो थोड़ी-सी यहाँ पर ये रिस्क होती है कि ये जो कस्टमर्स होते हैं वो अगर इधर-उधर शिफ्ट हो जाते हैं इनको छोड़कर, तो फिर इनकी जो रेवेन्यू है इनके अंदर डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का परिचय हमने देख लिया, किस प्रकार की कंपनी है और क्या काम करती है। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखो मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ है 97 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है, पेनी टाइप की कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 93.2 है, इंडस्ट्री पी है 60.8। तो देखा जाए तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन है स्टॉक की ये काफ़ी हाई है। पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ है 25.9% एंड आरओई 32.4%। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो बढ़िया है 61.5% एंड यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं वो कुछ भी प्लेस्ड नहीं है, 0% यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम करंट प्राइस की बात करें तो 418 है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो हाई है 524 का, लो है 150 का। तो सोच सकते हो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 41.2 है, डेप्ट है 5.7 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.6 है। तो डेप्ट कुछ खास नहीं है डेप्ट टू इक्विटी के अनुसार देखें तो। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये यहाँ पर माइनस में है। डिविडेंड की बात करें तो 0% है, कुछ भी डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 4.49 रुपये की। फंडामेंटल्स ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो ये कंपनी है इनकी सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक हमें कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 7.94 करोड़ से बढ़कर 17.32 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर बढ़कर 17.97 करोड़ हो गया।
उसके बाद यहाँ पर हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर देखो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 0.58 करोड़ यानी कि 58 लैक्स से बढ़कर 74 लैक्स हो गया। उसके बाद 1.04 करोड़ पर आ गया है। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें सेल्स में तो देखो कुछ खास यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई है सेल्स, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं बढ़िया तरीके से। उसके पीछे रीजन की बात करें तो रीजन है यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखो कम हुई है, 12% से घटकर 7% पर आ गई है, 7.27। लेकिन यहाँ पर फिर बढ़कर 10.63% हो गया है। इस वजह से जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और फिर यहाँ पर 7% पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन फिर भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंतर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो 7 करोड़ से सीधे 17 करोड़ पर आ गया। तो यहाँ पर दोगुना से भी ज़्यादा यहाँ पर सेल्स में बढ़त हमें देखने को मिली है। इस वजह से ओपीएम की जो परसेंटेज है वो कम भी है तो भी यहाँ पर अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिली है एंड फाइनल नेट प्रॉफिट भी अच्छी देखने को मिली है कंपनी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में बढ़िया है 50%, टीटीएम में 4% है, यहाँ पर ये कम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर ठीक है, डबल डिजिट के साथ है और अच्छे परसेंट है। ठीक है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल ही ये बाज़ार में लिस्ट हुई है, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं इसे लिस्ट हुए बाज़ार में। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वैसे तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ में है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर देखो कंपनी की जो कैश रिजर्व है ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ पर देखो ये कैश रिजर्व बढ़ रहे हैं लगातार। अब बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरोइंग्स के मुकाबले में जो कैश रिजर्व है कंपनी की ये ज़्यादा हमें ओवरऑल देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर हम अगर बात करें टोटल एसेट्स की तो देखो कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं ये भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट देखने को ये मिल रही है, बड़ी रिस्क हमें यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि देखो यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएच के इंटरेस्ट नहीं है। भले यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, परसेंटेज अच्छी है 61.49%, लेकिन यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएच का इंटरेस्ट नहीं है। 61.49% है प्रमोटर्स की होल्डिंग, बाकी जो होल्डिंग बची वो है यहाँ पर पब्लिक के पास। तो ये एक रिस्क है यहाँ पर काफ़ी बड़ा, क्योंकि देखो जो एफआईआईज एंड डीआईएच होते हैं वो जनरली बहुत छोटी कंपनी, पेनी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रिस्क उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ऑपरेटर्स के गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, पंप एंड डंप वाली इस प्रकार के स्टॉक्स में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं पंप एंड डंप में। तो ये चीज़ें आप लोग देखकर सोच समझ कर ही चलना। अगर स्टॉक लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो ऐसा नहीं कि बढ़ते बाज़ार को हम यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने वैल्यूएशन, अपनी जो एनालिसिस है उनके साथ बने रहो और उनके साथ ही आपको कोई भी डिसीजंस लेनी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स के अंदर देखें तो 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो हाई है ये वाला, और ये लेवल की बात करें तो ये है 524 का लेवल, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टॉक पी के अनुसार देखें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो अभी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, इस प्राइस पर बाइंग करना सही नहीं है, वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ पर 52 वीक हाई का जो लेवल है, इससे यहाँ तक के डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट यहाँ पर ओवरऑल ठीक देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है 20% की। तो ये डिस्काउंट ठीक है, लेकिन यहाँ पर
वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बाइंग करने का सही समय नहीं है और बीच में ये है। बाइंग करने का समय कब होता है? सपोर्ट के लेवल पे या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तब, और ये बीच में है, तो यहाँ से कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो ये यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कब करना है? जब यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर प्राइस आए, और सपोर्ट का लेवल कौन सा है? यहाँ पर 352 का, 350 का मानकर चल सकते हो। ये हो गया फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट है ये हमारा 270 का, फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। थर्ड सपोर्ट की बात करें तो थर्ड सपोर्ट है यहाँ पर ये 228 का, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 192 का। रेजिस्टेंस की लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस ये है 477 की, उसके बाद 524 जो 52 वीक हाई की लेवल है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 52 वीक हाई का लेवल है, 52 वीक हाई का लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर और भी बढ़िया तेज़ी आ सकती है स्टॉक के अंदर। डिपेंड करता है कि स्टॉक से रिलेटेड कैसी न्यूज़ आ रही है एंड कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर रिजल्ट अच्छी होती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिल सकती है, और जो ये प्राइस है ये 600-700 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट कुछ खास नहीं आती है तो फिर गिरावटें भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, तो फिर ये हमें लेवल मिल सकते हैं या फिर इधर के लेवल तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर डिस्काउंट ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। बाकी अगर आपको इस प्राइस रेंज पर ठीक लग रहा है तो फिर ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, अगर आप करना चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो स्टॉक है ये लॉट साइज में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, मतलब कम से कम आपको 400 क्वांटिटीज ऐड करने होंगे, 400 क्वांटिटी आपको लेने होंगे इस शेयर के, ठीक है। तो यहाँ पर 400 क्वांटिटी की अगर हम बात करें इस प्राइस के अनुसार, तो अभी के प्राइस के अनुसार यहाँ पर देखो 1,67,000 रुपये के तकरीबन यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे एक बार में। अगर डिस्काउंट के साथ आप लोग बाइंग करते हो, जो हमने यहाँ पर देखा सपोर्ट का लेवल 352 का, तो इस लेवल पर बाइंग करते हो तो यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल जाएगी, थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हमारी हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी भी यहाँ पर हमें ऐड करने का मौका मिल जाएगा। अगर कोई 2 लॉट 3 लॉट के साथ बाइंग करना चाहते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ पर देखें तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि आपको लॉट साइज में बाइंग करनी है, तो लगभग 1.5 लाख आपको 1.5 लाख 2 लाख इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो की साइज 5 लाख की है या फिर 5 लाख से कम की है तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, पोर्टफोलियो में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग सोच समझ कर चलना कि आप लोग यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हो या नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट भी कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो यहाँ पर हमें ठीक देखने को मिल रही हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर एफआईआईज एनडीआईज का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है। ऑपरेटर्स का भी गेम काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ पर उतने ही अमाउंट लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 1,67,000 रुपये लग रहे हैं, तो क्या उतने अमाउंट लगाकर आप भूलने को तैयार हो? तो उतने ही अमाउंट लगाना जितना कि पैसा सारा का सारा डूब भी जाए तो उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। इस प्रकार के सोच के साथ यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर वहाँ से जहाँ से हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से प्राइस गिरकर 20% हमारा जो पैसा है वो साफ़ हो जाता है, तो क्या आप वो दुःख दर्द झेल सकते हो? 50% गिर जाता है तो क्या आप वो दुःख दर्द झेल सकते हो? 80% गिर जाता है तो जो दुःख होती है उसे आप बर्दाश्त कर सकते हो तो ही इन्वेस्ट करना। बाकी यहाँ पर रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। अगर हम 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उतने टाइम पीरियड में अगर कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आती है, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़िया तरीके से बढ़ती है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि मतलब एक पेनी स्टॉक की तरह हमें इसे ट्रीट करनी चाहिए, ठीक है। देखो प्राइस के अनुसार कोई स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं होता है, मार्केट कैप देखना होता है कि कंपनी कितनी छोटी है कितनी बड़ी, उस अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी पेनी स्टॉक है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।